नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि तीसरा कर्नाटक युद्ध, और इसे हम बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए हम चला रहे हैं अपना सिपाही बैच, और जिसमें आज है क्लास नंबर 6 आधुनिक इतिहास की, और इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। हमने पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में पिछली वाली क्लास में समझ लिया था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में भी हम समझ चुके थे। अब बारी है तीसरे कर्नाटक युद्ध की। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो आप बताएं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगर हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध भैया 1746 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और यह 1748 ईस्वी तक चला था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस युद्ध का अंत एक्स ला सापेल की संधि से हुआ था। एक्स ला सापेल की संधि से इसका क्या हुआ था, अंत हुआ था। आपसे कोई पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था, तो आप कहेंगे एक्स ला सापेल की संधि से इसका अंत हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, यह संधि कब हुई थी भैया, तो आप कहेंगे 1748 में यह संधि हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें यहीं पर दूसरे कर्नाटक युद्ध की, जिसे हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध कह देते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। मैंने आपको बताया था कि आज के कर्नाटक से इसे मत जोड़ना, आज के कर्नाटक राज्य से इसे नहीं जोड़ना, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्नाटक लिखा हुआ है, क्योंकि कर्नाटक एक क्षेत्र हुआ करता था जिसकी राजधानी अर्काट हुआ करती थी, और यहाँ के नवाब हुआ करते थे अनवरुद्दीन। ये कब से कब तक चला, तो भैया ये 1749 से शुरू हुआ और इस युद्ध का अंत होता है 1754 ईस्वी में। मैंने कल ही बताया था कि इस युद्ध का अंत 1754 ईस्वी में हुआ, जिसे हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यह पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ, यानी कि इसके अंत में कौन सी संधि हुई थी। संधियां अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में यहीं से प्रश्न ज़्यादा बनता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो वो थी पांडिचेरी की संधि। और ये कब हुई थी भैया, तो आप कहेंगे यह 1754 ईस्वी में हुई थी। एकदम लास्ट ईयर में ही होती है संधियाँ, जैसे यहाँ पर 1748 में, उसके पहले 1754 में, उसके बाद 1754 में पांडिचेरी की संधि, 1748 में एक्स ला सापेल की संधि। आज बारी है तृतीय कर्नाटक युद्ध की, जिसे हम तीसरा कर्नाटक युद्ध कहते हैं, और इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं और इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या चीज़ें थीं, क्या परिणाम हुए तीसरे कर्नाटक युद्ध की। ये कब से चालू हुआ भैया, तो ये चालू हुआ 1700, अगर हम बात करें यह कब से चालू हुआ, तो आप ये कहेंगे कि ये 1758 से चालू हुआ था। और कब तक चला था भैया, तो ये 1763 तक चला था भारत में, 1763 तक, यानी लगभग 5 वर्षों तक यह युद्ध चला था, 1758 से लेकर 1763 तक। ये बात आपको क्लियर हो गई। और इस युद्ध के अंत में भी एक संधि होगी, जिसे हम पेरिस की संधि के नाम से जानेंगे, पेरिस की संधि। और इसकी जो ये पेरिस वाली संधि थी, ये कहाँ अंत होता है, इसका कब अंत होता है, या आप कहेंगे कब यह हुई थी, तो ये 1763 में हुई थी। अब मेन चीज़ तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दी है इसके बारे में। अब हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये जो तीनों युद्ध हैं, इनकी ये चीज़ें तो आपको बेशक ही याद होनी चाहिए कि कब से कब तक चला और कौन सी संधि के साथ इस युद्ध का समापन हुआ। आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत एक्स ला सापेल की संधि से हुआ, दूसरे कर्नाटक युद्ध का अंत पांडिचेरी की संधि से हुआ, और तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ।
जो एक्स ला सापेल है ये भी जर्मनी में स्थित है, जो पेरिस है वो भी जर्मनी में स्थित है, लेकिन जो पांडिचेरी है ये तो भारत में ही स्थित है, आप जानते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। परिणाम की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले में भी फ्रांसीसी जीते थे, मतलब पहले वाले के युद्ध में जो परिणाम हुआ था उसमें फ्रांसीसी जीते थे। दूसरा जो हुआ यहाँ पर भी कौन जीता, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी फ्रांसीसी ही जीते थे, लेकिन लास्ट तक आते आते अंग्रेज एक अच्छी स्थिति में आ गए थे। लेकिन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो इस युद्ध में भी फ्रांसीसी जीते थे। लेकिन ये था तीसरा युद्ध जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। इतना रिवीजन आपके लिए काफ़ी है जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ तृतीय कर्नाटिक युद्ध की। आप हेडिंग डाल लीजिए प्यारी सी, तीसरा कर्नाटिक युद्ध। और बेहतर तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे यह युद्ध हुआ और इसके बाद क्या क्या इसके परिणाम हुए। हेडिंग डाल लीजिए आप, तीसरा कर्नाटिक युद्ध। तीसरा कर्नाटिक युद्ध। तीसरे कर्नाटिक युद्ध की अगर हम बात करें तो भैया ये कब से कब तक चला, तो मैंने आपको बताया कि 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला। और इसे आप प्यारी सी हेडिंग बनाकर ऐसे लिख लेंगे। और अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि तीसरे कर्नाटिक युद्ध में क्या हुआ। अब हम बात करते हैं कि यह युद्ध होने के कारण क्या थे। जब पांडिचेरी की संधि में ऐसा कह दिया गया कि आज के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस के राजनीति मामलों में या अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तब भी तीसरे कर्नाटिक युद्ध की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। तो उसका एक कारण था, आप लिखेंगे इसका कारण। इसे मैं बेहतर तरीके से आपको समझा दूंगा। अगर मैं कारण की बात करूं दोस्त कि इसका क्या कारण था तीसरे कर्नाटिक युद्ध के होने का, तो इसका कारण था भैया यूरोप में, यानी यूरोप महाद्वीप में। जैसे कि प्रथम कर्नाटिक युद्ध का मैंने आपको बताया था कि मारिया थेरेसा क्वीन बनना चाहती थी, और प्रसिया जो था जर्मनी, वो ये नहीं चाहता था कि मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया की रानी बने। लेकिन एक्स ला सापेल की संधि के बाद क्या डिसीजन लिया गया कि संधि में कहा गया कि मारिया थेरेसा ही ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप का देश था, अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तभी आप इन बातों को समझ पाएंगे, तो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया यूरोप का ही एक देश हुआ करता है। और यहाँ की महारानी बनना चाहती थी मारिया थेरेसा, क्योंकि उनके पिताजी का देहावसान हो गया था। प्रसिया ये नहीं चाहता था कि मारिया थेरेसा रानी बने, इसीलिए उसने क्या किया था, दोनों में युद्ध चालू हो गया था। और वह युद्ध चालू हुआ और फिर एक्स ला सापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ, और उसमें बताया गया कि मारिया थेरेसा रानी बनेंगी ऑस्ट्रिया की। अब रानी तो वो बन गई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया और प्रसिया एकदम सटे हुए हैं, तो दोनों के बॉर्डर के बीच एक क्षेत्र आता है जिसे हम सिलेसिया कहते हैं। सिलेसिया नाम का एक क्षेत्र है, जैसे कि भारत पाकिस्तान के मध्य इंडिया जो है पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, अधिग्रहण जिस पर कर रखा है पाकिस्तान ने, ऐसे ही वहां पर भी एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर दोनों देशों के मध्य विवाद हुआ करते थे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो पीओके है उसे लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद होते हैं। पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, भारत कहता है ये मेरा हिस्सा है, वैसे तो वो भारत का ही हिस्सा है। तो ठीक इसी तरीके से कुछ विवाद हुआ करते थे ऑस्ट्रिया और प्रसिया के बीच। इसी कारण क्या होता है कि यूरोप में इसी क्षेत्र को लेने के लिए मारिया थेरेसा ने जर्मनी पर आक्रमण कर लिया। तो आप लिखेंगे कि कारण क्या था भैया तीसरे कर्नाटिक युद्ध का, कि यूरोप में, आप कारण लिखेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि यूरोप में ऑस्ट्रिया की रानी या क्वीन आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रिया की रानी मारिया थेरेसा, नाम ध्यान रखिएगा, मारिया थेरेसा ने प्रसिया पर आक्रमण कर दिया। प्रसिया पर
आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हुआ कि कारण एक ही था कि ऑस्ट्रिया ने प्रसिया पर आक्रमण कर दिया था। और ये जो प्रसिया था भैया, ये वर्तमान का जर्मनी है। जर्मनी का ही पुराना नाम क्या हुआ करता था? प्रसिया हुआ करता था। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रसिया किसका पुराना नाम था? तो जर्मनी का ही पुराना नाम था। मारिया थेरेसा ने जर्मनी पर एक तरीके से आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि एक क्षेत्र वो हासिल करना चाहती थी। इसका कारण क्या था? आखिर क्यों आक्रमण किया? आक्रमण क्यों हुआ? तो क्यों का अर्थ क्या है कि कारण क्या है? तो कारण ये है कि सिलेसिया क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, सिलेसिया क्षेत्र पर अधिकार के लिए, अधिकार के लिए, यानी कि मैंने आपको बताया नहीं कि जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पीओके है, यानी कि भारत दावा करता है ये हमारा है, पाकिस्तान दावा करता है ये हमारा है। वैसे वो भारत का ही है, लेकिन दावा ऐसा विवाद चलता है ना। ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य सिलेसिया नाम का एक क्षेत्र था। जैसे यहाँ पीओके है, वैसे वहाँ सिलेसिया नाम का क्षेत्र था। उसे लेकर हमेशा झगड़े हुआ करते थे कि ये मेरा है, वो कहता था ये मेरा है। तो इसी को लेकर क्या हुआ कि मारिया थेरेसा ने आक्रमण कर दिया जर्मनी पर, और यहीं पर बात बिगड़ती है। अब आप कहेंगे भैया कि आक्रमण तो ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर किया था, तो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी कैसे लड़ गए? तो इसके पीछे भी कारण है, मैं बताऊंगा अभी। जो पहले वाले युद्ध में कारण था वही कारण है। क्या कारण है? तो दिक्कत न लीजिए, तुरंत जानिए कि क्या कारण था। तो भैया आप इतनी चीज़ें तो समझ गए होंगे कि यूरोप में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया था, और जो सिलेसिया क्षेत्र था वो ये मारिया थेरेसा जी पाना चाहती थी, इस पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण जैसे ही किया तो गुट बनने लगे। जैसे क्या होता है कि अगर मैं राजा हूँ, मेरे ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, तो मेरे जो दोस्त हैं यानी साथी राजा हैं आपस के या पड़ोसी देश के, अगर उनसे मैंने मित्रता रखी है तो मैं उनके साथ मिलकर उस आक्रमण से बचाव करूंगा, या वो मेरी मदद करने जरूर आएंगे। कहते नहीं है कि दोस्त वही होता है जो बुरी स्थिति में काम आए। अच्छे यानी कि खुशियों के समय में सभी काम आ जाते हैं, लेकिन बुरी स्थिति में यानी जब आप पर कोई दुख आए तो आपका साथ देने जो आते हैं वही पक्के दोस्त होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ कि जब यहां पर ऑस्ट्रिया और प्रसिया का युद्ध हो रहा था, जब आक्रमण होना शुरू हुआ, जिसे हम जर्मनी कहते हैं, जर्मनी, तो इसमें क्या हुआ कि गुट बनने लगे। जैसे ऑस्ट्रिया की मदद करने कौन आया भैया? तो मैंने आपको पहले वाले युद्ध में भी बताया था कि ब्रिटेन आया था। तो उसी तरीके से ब्रिटेन और इसकी दोस्ती थी, तो ये आ गए तुरंत, क्योंकि यहाँ पर भी रानी ही सब कुछ हुआ करती थी, यानी कि लड़कियाँ ही रानी थीं यहाँ पर। और ऐसे ही ऑस्ट्रिया में भी एक लड़की रानी बनी थी, जिसका विरोध कर रहा था जर्मनी। वो नहीं चाहता था कि कोई लड़की रानी बने, इसीलिए क्या हुआ कि साथ में आ गए थे ब्रिटेन वाले ऑस्ट्रिया के। और इसके साथ भैया रूस भी आया, कैथरीन द ग्रेट। रूस में भी रानियां हो चुकी थी, यानी कि महिलाएं शासिका हो चुकी थी। तो रूस ने भी समर्थन दिया था कि ऑस्ट्रिया में मारिया थेरेसा बन सकती हैं रानी। इसीलिए क्या हुआ कि इन दोनों में मित्रता थी तीनों में, तो ये इनके साथ आ गए लड़ने। अब भैया जैसे पता चला फ्रांस को कि ब्रिटेन आ गया है ऑस्ट्रिया की मदद करने, वो भी तुरंत आ गया, क्योंकि फ्रांस को बस इतना चाहिए कि उसके विरुद्ध ब्रिटेन रहे, वो तुरंत किसी भी युद्ध में शामिल हो जाता है। और उसकी थोड़ा मित्रता भी जर्मनी से थी, तो फ्रांस आ गया और स्पेन आ गया, और ये बन गए गुट, और इनमें होने लगा युद्ध। अच्छा, ये जो युद्ध है भैया, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो सप्तवर्षीय युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि ये भैया तो 1758 से चालू हुआ और 1763 में ख़त्म हो गया, तो 5 ही साल तो चला। 58 में 5 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। तो इसे सप्तवर्षीय युद्ध क्यों कहा गया? तीसरा कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध क्यों कहा गया? तो भैया सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि इसका कारण क्या था? कारण यही था कि यूरोप में 2 देश आपस में लड़ रहे थे, इसी कारण ब्रिटेन और फ्रांस आपस में
लड़ने लगे। कारण तो यही था मेन। तो जब किसी देश में कोई दो देश लड़ रहे हैं तो जैसे ब्रिटेन फ्रांस वाले भारत में भी हैं तो उनमें भी आपस में गर्मा गर्मी जरूर होगी, ये तो स्वाभाविक है। जैसे अगर आपका मेरा किसी के यहाँ से लड़ाई हो जाए तो उसके रिश्तेदारों से एक तरीके से समझ लो कि लड़ाई ही हो गया है, हम उनसे भी नहीं बोलेंगे। तो ठीक तरीके से यहाँ भी हुआ कि ब्रिटेन में आपस में यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे तो भारत में भी लड़ने लगे। अब लड़ने लगे इसीलिए क्या किया जाता है कि ये जो युद्ध था, जो ये मैंने दिखाया है युद्ध कि ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रूस और विरुद्ध में प्रसिया फ्रांस स्पेन, ये वाला युद्ध भैया 7 वर्षों तक चला था। ये वाला जो युद्ध था इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध को हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। क्यों सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं? क्योंकि यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला था। यानी यह युद्ध यूरोप में हुआ था, यूरोप महाद्वीप में, और यह 7 वर्षों तक चला था। और इसी के कारण भारत में तीसरा कर्नाटिक युद्ध हुआ। इसीलिए तीसरे कर्नाटिक युद्ध को ही हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कह देते हैं। हालांकि ये युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा था, हम सभी एशिया में हैं, लेकिन कहा जाता है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के कारण ये युद्ध भारत में भी हुआ था, इसीलिए से सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तो आप लिख लीजिएगा कि तीसरे कर्नाटिक युद्ध को कर्नाटिक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, युद्ध भी कहते हैं। अब भैया ये ध्यान रखिएगा कि तीसरे कर्नाटिक युद्ध को ही हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण मैंने बता दिया है। अब ये सारी चीज़ें यूरोप में हो रही थी तो वहाँ पर ब्रिटेन फ्रांस आमने सामने थे, दोनों में लड़ाई हो रही थी। इसी कारण भारत में भी गर्मा गर्मी थी दोनों गुटों में। और फिर क्या होता है, इसी कारण क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव मैंने आपको बताया था गवर्नर थे, एक महान गवर्नर थे, यानी कि बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थे। तो आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने इसी बीच क्या किया। अब देखिए भारत में क्या कारण था। भारत में कारण, ये तो यूरोप वाला कारण हो गया, आप हेडिंग डाल लीजिए भारत में कर्नाटिक युद्ध होने का कारण। भारत में कारण यानी भारत में क्या स्थिति बनी कि तीसरा कर्नाटिक युद्ध हो गया। तो भारत में कारण की बात करें तो कारण क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया। रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि ये बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। अब आप कहेंगे चंद्रनगर पर क्यों आक्रमण कर दिया? इसलिए आक्रमण कर दिया क्योंकि ये जो चंद्रनगर था भैया, ये चंद्रनगर जो था ये फ्रांसीसियों के अंतर्गत आता था। यहाँ पर किसका अधिकार था? ये फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था, एक तरीके से आप कह सकते हैं व्यापारिक केंद्र। और इस व्यापारिक केंद्र पर क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो हमला कर इस चंद्रनगर पर उसने कब्जा भी कर लिया। अब इस बात का जैसे ही फ्रांसीसियों को पता चला, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, नाराज हो गए या क्रोधित हो गए। अब उसके बाद वो जवाब में भी कुछ कार्रवाई करेंगे। आप नोट कर लीजिए, पानी पी लेता हूँ। अब हम बात करते हैं कि जवाब में क्या कार्रवाई की उन्होंने। इधर मैं इरेज कर देता हूं, उधर आप लिखिए। अगर हम बात करें कि जवाब में क्या किया फ्रांसीसियों ने, अब वो देखेंगे थोड़ी ना, आपके घर में कोई डकैती डालेगा तो आप ऐसे देखते थोड़ी ना रहेंगे, कुछ हाथ पैर मारेंगे ना। तो ठीक उसी तरीके से फ्रांसीसियों के व्यापारिक केंद्र को जब अंग्रेजों ने कब्जा लिया तो फ्रांसीसियों ने उसका जवाब देने के लिए क्या किया कि उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन हुआ करते थे। तो तीसरे कर्नाटिक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर, आप लिखेंगे फ्रांसीसी गवर्नर
क्योंकि डुप्ले तो वापस चले गए थे, तो उनकी जगह पर फ्रांसीसी गवर्नर काउंट दी लाली, काउंट दी लाली, काउंट दी लाली ने क्या किया कि फोर्ट सेंट डेविड पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। काउंट डी लाली, काउंट डी लिखिए, काउंट द नहीं, काउंट डी लाली। काउंट डी लाली ने, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, इन्होंने क्या किया कि फोर्ट, एक किला था फोर्ट जिसका नाम था सेंट डेविड किला, सेंट डेविड पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा कि इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया, उसमें गवर्नर थे काउंट डी लाली, उन्होंने आक्रमण कर दिया फोर्ट सेंट डेविड पर। फोर्ट सेंट डेविड यानी कि फोर्ट में होता है किला और सेंट डेविड उसका नाम था, तो सेंट डेविड किले पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण कर इस किले को कब्जा लिया। ये जानेंगे कि इस पर अपना आधिपत्य कर लिया। अब जब आधिपत्य कर लिया तो इधर भी इन्होंने एक केंद्र कब्जा लिया था फ्रांसीसियों का, और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का एक केंद्र कब्जा लिया था। ये जो फोर्ट सेंट डेविड था ये अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था, अंग्रेजों का केंद्र लिख सकते हैं, अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो ये बात आप समझ गए। अब क्या हुआ, तो और मामला गर्म हो गया, और इसके बाद क्या होता है कि 1760 में होता है एक युद्ध जिसे हम वांडीवास का युद्ध कहते हैं। इसके पश्चात क्या होगा भैया, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो 1760 ईस्वी में होता है एक युद्ध जिसे हम कहते हैं वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। अब आप कहेंगे ये वांडीवास क्या है भैया, तो एक स्थान का नाम है और यहाँ पर होता है वांडीवास का युद्ध। जो ये वांडीवास है ये आप कहेंगे कहाँ पर स्थित है, तो एक स्थान है भैया और ये तमिलनाडु में स्थित है। ये स्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वांडीवास है ये वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। यहीं पर ये युद्ध हुआ था जिसे हम तीसरा कर्नाटक युद्ध कहते हैं। तो ये वांडीवास का युद्ध इसी के अंतर्गत हुआ था, तीसरे कर्नाटक युद्ध के ही अंतर्गत। इसे क्यों कर्नाटक युद्ध कहा गया, क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। कर्नाटक क्षेत्र क्या था भैया, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो क्षेत्र था वो कर्नाटक क्षेत्र में आता था, इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध कहा गया तीसरा। और इसमें भी एक युद्ध हुआ था जिसे वांडीवास युद्ध कहा गया। वांडीवास का युद्ध होता है भैया, और जो कि तमिलनाडु में हुआ था। इसमें क्या होता है कि एक तरफ भैया अंग्रेज होते हैं और एक तरफ होते हैं फ्रांसीसी, इन दोनों के मध्य में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 1760 में ये युद्ध हुआ। अंग्रेजों की तरफ से थे एक बहुत ही योग्य जनरल आयरकूट, आप ध्यान रखेंगे आयरकूट थे, बहुत ही योग्य सेनापति थे आयरकूट। जनरल आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से क्या करते हैं, सेना का नेतृत्व करते हैं, ये नेतृत्व करता थे, ये ध्यान रखेंगे आप। और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था भैया, तो आप कहेंगे काउंट डी लाली। दोनों के मध्य युद्ध होता है, क्योंकि जनरल आयरकूट बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और बहुत ही योग्य सेनापति थे। काउंट डी लाली उतने ज़्यादा योग्य नहीं थे। डुप्ले ही एकमात्र योग्य गवर्नर था फ्रांसीसियों में, ये सभी उतना दिमाग नहीं लगा पाए। और इस युद्ध में वही फ्रांसीसी जो 2 युद्धों को लगातार जीतते हुए आ रहे थे, तीसरे कर्नाटक युद्ध में पराजित हो जाते हैं, क्योंकि इस समय जो नियंत्रण कर रहा था सेनापति जो था वो जनरल आयरकूट था और बुद्धि किसकी थी, क्लाइव की थी। दोनों बहुत ही बुद्धिमान थे। इसके पश्चात क्या होता है कि इस युद्ध में काउंट डी लाली हार जाते हैं और जनरल आयरकूट जीत जाते हैं। और भैया ये युद्ध जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, आपसे कोई पूछे कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में कौन जीता था, तो आप कहेंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे और फ्रांसीसी बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हुए थे। तो आप लिख लेंगे कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में
तीसरे कर्नाटिक युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरीके से पराजित हुए। फ्रांसीसी बुरी तरीके से पराजित हुए। फ्रांसीसी इस युद्ध में बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हुए थे और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी एकदम ख़त्म ही हो गए थे इंडिया में, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभुत्व बचा नहीं था अब उनके पास, कमज़ोर हो चुके थे। जो एक समय पर ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज़ों को ही खदेड़ देंगे, वो एकदम कमज़ोर हो गए थे। अब क्या होता है कि पराजित हो गई, और जब इस युद्ध में पराजय हो गई तो 1763 में इसी युद्ध की समाप्ति होती है। 1763 में यह युद्ध समाप्त हुआ। किस संधि के साथ यह समाप्त हुआ था भैया? तो पेरिस की संधि। इस युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ। पेरिस की संधि। अब आप कहेंगे भैया भारत में ये युद्ध हुआ था, लेकिन संधि पेरिस में क्यों हुई? तो इसलिए हुई क्योंकि मैंने पहले कारण आपको बताया था कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे, तो संधि भी वहीं पर हुई, क्योंकि मेन जो केंद्र है उनका वहीं पर है, तो वहीं पर संधि हुई और वहीं पर भारत की चर्चा हुई। ये जो पेरिस है, क्योंकि प्रसिया ऑस्ट्रिया का युद्ध था, तो ये पेरिस जो है ये प्रसिया में ही पड़ता है, जिसे हम वर्तमान में जर्मनी के नाम से जानते हैं। पेरिस कहाँ पर पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। ओके, तो यहीं पर होती है पेरिस की संधि। और अब हम जानेंगे कि पेरिस की संधि में क्या बातें कही गई। 2 मिनट में उसे भी जान लेते हैं। मैं इधर का इरेज कर देता हूं और फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अब भैया तीसरे कर्नाटिक युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए और उन्होंने फ्रांसीसियों का खूब ज़्यादा नुकसान किया। और इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि क्या होता है राजा, जब भी अगर आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं उसमें आप जीत जाते हैं, तो संधि में जो जीतता है उसी को ही फायदा होता है, जो हारता है उसे कुछ फायदा नहीं होता, उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। जो जीतेगा वो जो चाहेगा वो संधि में करवा लेगा, कहेगा ये करो नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो ऐसे ही संधियाँ होती हैं। संधियाँ प्रायः अपमानजनक ही होती हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं संधि की, तो आप लिखेंगे पेरिस की संधि। आपसे पूछा जाता है कि तीसरा कर्नाटिक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। यह संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। 1763 ईस्वी में हुई थी भैया। अगर मैं बात करूं इस संधि की, तो इस संधि में भारत में कर्नाटक युद्ध को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई। क्या कहा गया भैया कि इस युद्ध में तो अंग्रेज विजयी हुए, आप जानते हैं, और जब ये संधि हुई तो इसमें पहली बात क्या कही गई, आप लिखेंगे पहली बात कही गई कि जो फ्रांसीसी कंपनी, अंग्रेजों ने कहा कि जो फ्रांसीसी कंपनी है वो भारत में केवल व्यापार कर सकती है, साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकती। यानी कि जो फ्रांसीसी कंपनी आई है वो भारत में व्यापार करना चाहे जितना करे, लेकिन वो साम्राज्य यानी कि यहाँ की शासन नहीं कर सकती, यहाँ पर शासन नहीं चला सकती, यहाँ पर सिर्फ अपना व्यापार कर सकती है। एक तरह से सेल कर सकती है, व्यापार कर सकती है, लेकिन वो शासन नहीं कर सकती। तो पहली बात तो ये कही गई, क्योंकि फ्रांसीसी हार गए थे, तो इसमें कहा गया कि फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार कर सकते हैं। इस संधि के तहत कहा गया कि भारत में केवल व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते, साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो फ्रांसीसी हैं वो भारत में केवल व्यापार कर सकते हैं, वो साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते। अच्छा भैया दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात कही गई
कि जो फ्रांसीसी कंपनी है वो यहाँ पर किलेबंदी नहीं कर सकती, यानी किसी भी किले का निर्माण नहीं कर सकती। यानी एकदम अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी कि ये फिर ना उभरें और फिर से हमें तंग ना करें। बहुत ज़्यादा अंग्रेज इनसे प्रभावित हो चुके थे, तो इसलिए ये संधियाँ करी गई और बहुत बुद्धिमान थे ब्रिटिश के अंग्रेज, इसीलिए अंततः इसी संधि के बाद फ्रांसीसी भी खत्म हो जाएंगे लगभग, और वो एकदम उन्हें खाली मैदान मिल जाएगा भारत, और यहाँ पर वो शासन करना भी शुरू करेंगे। अब देखिए 1763 में हो रहा है, ये तो प्लासी के युद्ध के बाद में ही हो रहा है। प्लासी के युद्ध से ही उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था अप्रत्यक्ष रूप से। एक साल बाद 1764 में वो क्या करने लगेंगे, प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगेंगे, यानी कि अंग्रेजों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन सबको हम पढ़ेंगे आगे। तो दूसरी बात कही गई कि फ्रांसीसी भारत में किलेबंदी नहीं कर सकते, किलेबंदी नहीं कर सकते, यानी कहा गया कि जो फ्रांसीसी कंपनी है वो भारत में, फ्रांसीसी कंपनी लिखिएगा, फ्रांसीसी कंपनी भारत में किसी भी प्रकार का किला नहीं बना सकती इसके बाद, इस संधि के बाद, पेरिस की संधि के बाद। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा कहा गया कि फ्रांसीसी कंपनी अपनी सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ा सकती, फ्रांसीसी कंपनी अपनी सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ा सकती, अपनी सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ा सकती है। यानी फ्रांसीसी कंपनी के पास जितनी सेना है भारत में वह उतना ही रखे। अब ये नहीं कि और सेना भर्ती करने लगी और सैनिक मंगाने लगी कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्य करे। तो अंग्रेजों ने कहा कि जितनी सेना है उतनी ही रखो, आपको और सैन्य शक्ति नहीं बढ़ानी है भारत में। कहाँ पर भैया, तो और सैन्य शक्ति नहीं बढ़ा सकती। ये सब किसके परिप्रेक्ष्य में था, तो भारत में, यानी भारत में और भी ये नहीं कर सकते। अब चौथी बात कही गई, ये सब चीज़ें हो गई तो फ्रांसीसियों ने कहा कि अगर हम सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो अंग्रेजों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम सेना मत रखो और भर्ती ना करो, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यानी कि पेरिस की संधि में अंग्रेजों ने कहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि फ्रांसीसी कंपनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की है। तो आप कहेंगे पेरिस की संधि में कहा गया, संधि में कहा गया कि फ्रांसीसी कंपनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी EIC की है। EIC जब भी मैं बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कहेंगे आप, कि इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। जब भी मैं EIC लिखूं तो आप समझ जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये किस वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, तो ब्रिटिश, जो ब्रिटेन वाली थी, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, उसकी बात चल रही है। तो पेरिस की संधि में कहा गया कि फ्रांसीसी कंपनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी लेता है। तो इतनी चीज़ें कहेंगे पेरिस की संधि में। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो इसी संधि के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध में कौन जीता, तो अंग्रेज जीते थे। उम्मीद है आज की ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इस क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन तीनों युद्धों से। एकदम बेहतर तरीके से मैंने बताया है। थोड़ा मैंने डिटेल में भी इसलिए बताया है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। जब आप थोड़ा ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आपके लिए ये टॉपिक एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय हिंद, नमस्कार।